नमस्कार, मैं हूं अनिल के अंकुर और आप देख रहे हैं जनता टीवी। जनता टीवी की इस खास पेशकश यानी कि सीधा सवाल में आज का मुद्दा है यूपी के बाई इलेक्शन। और इस बाई इलेक्शन में बात करने के लिए हम आज उस शख्सियत को लेके आए हैं जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं। सबसे बड़ी खास बात यह है कि उनके जो राजनीतिक विश्लेषक अभी तक रहे हैं, चाहे प्री इलेक्शन हो चाहे पोस्ट इलेक्शन हो, वो सटीक बैठते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट आता है। लगता है कि उन्होंने अपने हाथ से ही पूरी परिणाम लिख दिए हैं। आज उनका स्वागत है, रविकांत जी हैं। रविकांत का स्वागत है। सबसे पहले रविकांत जी, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि आप जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं, 10 जगह होने थे, 9 जगह हो रहे हैं, जिसमें पहले 5-5 सीटें 5 भाजपा के पास थी और 5 विपक्ष में थी। अब 9 जगह हो रहे हैं। किस प्रोस्पेक्ट में देखते हैं इसको आप? देखिए, जो 9 विधानसभाओं के बाई इलेक्शन है, इसमें एक तरफ योगी आदित्यनाथ का अपना प्रचार का पूरा तंत्र काम कर रहा है और दूसरी तरफ पीडीए की राजनीति, जिसको अखिलेश यादव कर रहे हैं। बाकी जो पार्टियां, बीएसपी भी चुनाव लड़ रही है, लेकिन वो फाइट में नहीं। सीधे तौर पर 2022 की तरह ये इलेक्शन है, 1 to 1 फाइट हो रही है। लेकिन इस बार परिस्थितियां थोड़ी अलग हैं। 2022 में चुनाव के 2 महीने पहले तक समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी था, लेकिन जैसे ही मुकाबला 1 to 1 हुआ तो समाजवादी पार्टी के पिछले शासन का जो बुरा माहौल रहा, उस माहौल को भुनाया बीजेपी ने। वो चाहे वो एमवाई समीकरण हो या यादवों का जो थोड़ा सा रहा परेशान करने वाला माहौल, वो, और उसका फायदा बीजेपी को मिला। इसमें आप नहीं समझते कि समाजवादी पार्टी, और मैं दोनों पार्टियों की रैलियों में गया, समाजवादी पार्टी की रैली में ये भीड़ थी, वो अद्भुत होती थी, बेइंतहा होती थी, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाई। आखिर क्यों? नहीं, वो जो भीड़ थी वो तो वोट में तब्दील हुई, लेकिन उस भीड़ ने कुछ लोगों को डराया। और ये जो नैरेटिव जमीन पर बीजेपी ने बनाया कि कोई हाईवे पर फीता काट रहा है, कोई खड़े होकर नारेबाजी कर रहा है, तो जो एग्रेशन दिख रहा था समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, वो एग्रेशन जमीन पर, खास करके अति पिछड़ा समाज में, दलित समाज में, ये एक वो नैरेटिव लेकर के गया कि ये आएंगे तो पिछला जो रिजीम रहा समाजवादी पार्टी का, उसी तरह से कहीं फिर से आतंक ना पैदा हो जाए, थानों में, कचहरियों में जो हो रहा था वो कहीं ना हो जाए। तो उस वजह से वो रिएक्शन में, लेकिन इसमें जो कि विपक्ष है, मैंने 2022 के इलेक्शन में विपक्ष से भी बहुत बात की। उनका कहना था कि हर विधानसभा क्षेत्र में उनके 15 से 20 हज़ार वोट, जो उनके सॉलिड वोट है, यादव मुस्लिम जो समाजवादी पार्टी के जो सॉलिड वोट कहे जाते हैं, है ना, उनके मतलब 15 से 20 हज़ार एक विधानसभा क्षेत्र में कटे, हर विधानसभा में ये स्थिति थी। तो इस पे गलती किसकी मारी जाएगी? उन प्रत्याशियों की या पार्टी लाइनअप की कि सरकार की बुद्धिमानी, मतलब भाजपा की? नहीं, अब इसको आज के दौर में बुद्धिमानी कहा जाता है, आज के दौर में बेईमानी को बुद्धिमानी कहा जा रहा है। वो अमित शाह चाणक्य हो गए हैं, क्योंकि वो विधायक खरीद सकते हैं, वो विधायकों को डरा धमका सकते हैं। तो ये दौर दूसरा है राजनीति का। ये नेहरू के ज़माने का जो दौर था, जिसमें डेमोक्रेटिक जो मूल्य होते थे उनको महत्वपूर्ण माना जाता था, जिसमें मनुष्यता की बात होती थी वो महत्वपूर्ण माना जाता था। अब तो साम दाम दंड भेद, आप कैसे चुनाव जीत रहे हैं, माने जो जीता वही सिकंदर, तो सारे खून माफ आपके। वोट जो काटे गए उससे तो पूरा चुनाव आयोग कटघरे में खड़ा था, सरकार कटघरे में खड़ी थी। लेकिन दिक्कत ये है कि आज नैरेटिव चेंज हो चुका है कि अगर वोट कटे हैं तो आपने नहीं देखा। ये काम विपक्ष का। आपने वर्ड बोला कटे हैं, तो आजकल नारे ही चला, कटोगे तो बटोगे। हाँ, वो है। अब ये जो कटोगे तो बटोगे नारा है, इस नारे ने क्या किया है, मुझे लगता है कि जो डर पैदा किया जा रहा था वो अब डर है नहीं। खास करके राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद वो साइकोलॉजिकल एक जो फियर पैदा किया गया था, अब वो है नहीं। इसलिए नहीं है। इस प्रकार की जो पोस्टरबाजी हो रही है लगातार, मतलब चाहे आप लखनऊ के या दूसरे शहरों में देख लीजिए, हर जगह पर पोस्टर लगे हैं, तो ये भय फिर से क्रिएट करने की कोशिश की जा रही नहीं जा रही? देखिए, अब इसका
काउंटर नैरेटिव है मुझे लगता है इस समय विपक्ष के बाद। जैसे अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हैं, तो अब धर्म का जो एजेंडा है या जो सांप्रदायिक राजनीति है वो काम ही नहीं कर पा रही है। आप इधर कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, उधर जुड़ेंगे तो जीतेंगे नारा है। मतलब पीडीए जो जुड़ेगा, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक जुड़ेगा तो हम जीतेंगे। और वैसे अगर आप इसको संख्या बल में भी देखिएगा तो ये तीनों समाज अगर मिल जाएंगे तो कितना बचता है फिर। जो कभी कांशीराम जी कहा करते थे 15-85 की बात, वो तो फिर 85% ये हो जाएगा। तो ऑब्वियस है अगर अखिलेश यादव अपना नैरेटिव लेकर के जा पाते हैं, वो जो जुड़ने की बात कर रहे हैं, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, अगर ये मैसेज लेकर के जा पाते हैं तो फिर योगी आदित्यनाथ का ये नारा फेल ही नहीं होने जा रहा। मुझे लगता है ये आत्मघाती भी साबित हो सकता है, क्योंकि जितना आप डराएंगे, लोगों ने अब डरना बंद कर दिया और ये लोगों को समझ में आ गया, खास करके दलितों को और पिछड़ों को, कि आप मुसलमानों से डरा रहे हैं लेकिन आप दलितों का रिजर्वेशन खत्म कर रहे हैं। सारी भर्तियां आप प्राइवेट तरीके से कर रहे हैं, ठेके पर सब भर्तियां चल रही हैं, तो रिजर्वेशन तो बेमानी हो गया है। एक राहुल गांधी ने जो नैरेटिव खड़ा किया कास्ट सेंसस का, वो भी है कि पिछड़ों की भागीदारी कहाँ है। केशव प्रसाद मौर्य के साथ क्या होता है, केशव प्रसाद मौर्य भले ही ओबीसी हैं लेकिन उनको बैठने को स्टूल दिया जाता है और उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको पीछे क्या मंशा होगी। ऑब्वियस है अगर आप मंशा की बात करें और बीजेपी के हिंदुत्व की राजनीति की बात करें तो बीजेपी में आप दर्जनों ऐसे लोगों को देखिएगा जो खुलकर के मनुस्मृति की बात करते हैं। तो मनुस्मृति, और असम के मुख्यमंत्री ने तो बाकायदा ट्वीट भी किया था कि शूद्रों का काम तो 3 वर्गों की सेवा करना है। बाबू बात अलग है कि बाद में वो डिलीट करके भाग गए, लेकिन अगर वो जब ये लिख रहे हैं, उसको एंडोर्स कर रहे हैं, तो स्टूल का मतलब है कि वो शूद्र है। ओबीसी बेसिकली शूद्र है, तो शूद्र की हैसियत ही कहाँ है कि वो कुर्सी पर बैठ जाए, तो उसको स्टूल मिल गया। जमीन डाल दे, हाँ डेफिनेटली वो बिठाएंगे। अभी स्टूल बिठा रहे, कल को स्टूल भी खत्म हो जाएगा। अगर यही होगा बीजेपी की अपनी आइडियोलॉजी जो है आरएसएस की, कि अगर आप स्टूल पर नहीं बिठाए तो नीचे बैठना पड़ेगा, तो ये, लेकिन मुझे लगता है कि ये दौर खत्म हो चुका है। आप हालांकि विपक्ष इस नैरेटिव को लेके जा रहा है। जैसे राहुल गांधी अपने एक भाषण में कह चुके हैं कि एक तरफ संविधान है, दूसरी तरफ मनुस्मृति है। ये लड़ाई मनुस्मृति बनाम संविधान की है। जो मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं वो संविधान को बदलना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। ये नैरेटिव जमीन पर है। उत्तर प्रदेश में खास करके, महाराष्ट्र में, इन 2 राज्यों में तो मैंने देखा है कि ये जमीन पर दलितों पिछड़ों के बीच में नैरेटिव है कि संविधान पर खतरा है, आरएसएस क्या कर रहा है, उसके हिंदुत्व का एजेंडा क्या है। बेसिकली ये मुसलमानों से डर का जो एजेंडा है वो दलितों पिछड़ों के अधिकारों को खत्म करने का एजेंडा है अप्रत्यक्ष रूप से। तो वो सामने कुछ और है, पीछे कुछ और है। बहुत सारे लोग लिस्ट में आपको दिखा देंगे कि कितने भाजपा के नेताओं की शादियां हुई हैं, उनकी बेटियों की शादियां मुसलमानों के साथ हुई है, लेकिन इधर आप डराएंगे। आप बहराइच में दंगा होगा तो दंगे में कौन जाएगा? एक वो बेरोजगार नौजवान मारा जाता है, और जितने भाजपा के नेता हैं उनके बच्चे क्या कर रहे हैं? कोई एलएलएम कर रहा है कनाडा से, कोई अमेरिका से पढ़ाई कर रहा है। तो अब ये लोग सवाल पूछने लगे। ये काम तो बाहर जो पढ़ने का काम है, ये तो किसी भी पार्टी के बड़े नेता सब बच्चे बड़े भाई पाते रहते हैं। ये केवल भाजपा के नेता पाते हैं, दूसरी पार्टी के नेता पाते हैं, समाजवादी पार्टी। अखिलेश को तो बाहर पढ़ के आए, है ना? तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि नहीं, वो बात सही है। तो ये तो अच्छी बात है, भतीजा आनंद, ये तो प्रोत्साहन मिलना चाहिए। लेकिन आप किसी को कहते हैं नहीं आपको धर्म बचाना है, और एक तरफ आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं अमेरिका में, तो ये तो गलत है। अब धर्म बचाना है तो आप अपने बच्चों को लेके आइए ना। पहले जय शाह क्यों नहीं आ रहे? पहले तो जय शाह को आना चाहिए धर्म बचाने के लिए। वो धर्म बचाने के लिए वो कोई मिश्रा क्यों खड़ा हो जाएगा जिसको जो गोली का शिकार हो जाएगा? तो प्रॉब्लम यहाँ है, और ये चीज जमीन पर गई है। मैं ये डिस्कोर्स इसलिए उठा रहा हूं कि ये बात जमीन तक गई है। बहराइच में अगर मान लीजिए 2 घंटा आपने दिया, जो आरोप है, जो एक अखबार ने किया उसका स्टिंग, तो वो कह रहे कि 2 घंटे की हमको मोहलत दी गई थी, उसके बावजूद अगर बड़ा दंगा नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि लोगों में अब वो कॉन्शियस आ गया है कि नहीं साहब, हमको ये नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, हमको नौकरी चाहिए, हमको एजुकेशन चाहिए। तो ये चीज 10 साल में वो जमीन पर थोड़ा सा गई, और उसी का परिणाम था लोकसभा चुनाव। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी यहाँ 75 सीटें जीतने का दावा कर रही थी, लेकिन मैंने उस समय ये कहा था कि बीजेपी किसी भी कीमत पर 40 की 41 नहीं जाएगी। और मैंने ये भी कहा था कि संभावना ये है कि ये
तक सिमट जाए। और बहुत लोग नहीं मान रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, तो मुझे थोड़ा सा खींचना पड़ता था कि हो सकता है कि भाई 35 तक चले जाएं, और जो नतीजा है वो यही बता रहा है। क्योंकि जमीन वो कह रही थी, लोग वो कह रहे थे। आप चाहे वोट काट रहे हो हर विधानसभा, महाराष्ट्र में वही है कि वहाँ पर 10-10, 15-15 हज़ार वोट काटे जा रहे हैं। ये जो आपका सवाल था, ये जिम्मेदारी जितनी विपक्ष की है उतनी ही सरकार की भी है, चुनाव आयोग की भी है। क्योंकि अगर हमारी संवैधानिक संस्थाएं ध्वस्त हो गई और वोटिंग राइट अगर चला गया, हजारों साल के बाद वोटिंग राइट पहली बार ये एक बड़ी बात आ रही है, दिमाग में मेरे भी आई है कि हाउस द मोदी कहने वाले ट्रंप फिर से राष्ट्रपति हो गए हैं, है ना। और इस चुनाव में जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं, तो ट्रंप की जीत का कुछ असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा? नहीं, अब ट्रंप की जीत का अप्रत्यक्ष रूप से आप असर कह सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि मैं एलन मस्क की वजह से चुनाव जीता, यानी जो सोशल मीडिया का प्रचार है, दुष्प्रचार जो भी आप कहें, या पूरा कारपोरेट जो पीछे है कि वो अभी महाराष्ट्र के बारे में कहा जा रहा है, अब वो कितनी बात सही है मैंने दावा नहीं कर सकता, कि वहाँ पे वोट काटा भी गया है और वोट खरीदा भी जा रहा है ना। क्योंकि सीधे तौर पर राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं कि धारावी के बाद अंबानी महाराष्ट्र को जाने नहीं देना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि सरकार बीजेपी की बने ताकि हमारे अपने और जो प्रोजेक्ट है वो चल सके। क्योंकि उद्धव ठाकरे सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अगर हम आते हैं सरकार में तो धारावी वाली जमीन हम छीन लेंगे, ये सब करेंगे। तो वो एक है, तो कारपोरेट वहां इन्वेस्ट कर रहा है, और वो महाराष्ट्र में उसने और भी जगह किया है, वो पहले भी करता था। मतलब कोई अभी अनोखा नहीं हो रहा है कि साहब अभी हो रहा है, वो कांग्रेस के जमाने में तब इन्वेस्टमेंट होता था कि पार्टी को हमने चंदा दे दिया। अब क्या है, उसका अपना स्टेक है कि वो कह रहा है कि हमें यहां जीतना है तो आप हमसे यहां पर इतना लीजिए और इतना, 3400 करोड़ रुपया गया है। एक पूरे पत्रकार का, और मामूली पत्रकार का दावा नहीं, उसने बहुत जिम्मेदारी से कहा कि 3400 करोड़ रुपया झोंका गया है, और वो पैसा एक पूंजीपति ने दिया। ऑब्वियस है किसने दिया वो सब जान रहे हैं। तो अब ये चीजें हो रही हैं, तो आप इसको ट्रंप के जीत के पीछे कारपोरेट है और एलन मस्क जैसे वो लोग हैं तो इसका जो सेम जो सिस्टम है वो इंडिया में वैसे रिपीट होगा कि कारपोरेट जो है सत्तारूढ़ दल को सपोर्ट करेगा, या जो जीतने वाली पार्टी है उसको सपोर्ट करेगा कारपोरेट सेक्टर? हाँ, डेफिनेटली कारपोरेट तो खड़ा ही है। अब कौन, पहले क्या होता था कि बहुत सारे पूंजीपति होते थे। अगर हम यूपी के परिप्रेक्ष्य से बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा चुनाव में बाई इलेक्शन होने थे, एक में नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं, ये खुद चुनाव आयोग जाने, ठीक है, इस पर ज्यादा विवाद नहीं है। लेकिन बाकी 9 जगहों पर चुनाव हो रहे हैं, उनमें एक विधानसभा अगर बात कर रहे हैं, अगर फूलपुर क्षेत्र के, फूलपुर जो इलाहाबाद के बगल में, आपको क्या लगता है क्या सिनेरियो रहेगा? देखिए, फूलपुर में अखिलेश यादव का जो अपना पीडीए फॉर्मूला है, ये काम करते हुए दिखाई पड़ रहा है। और वहाँ पे चूंकि ओबीसी की तादाद बहुत ज़्यादा है, योगी आदित्यनाथ प्रचार उसी पे कर रहे हैं। देखिए, पिछले 5, 6, 7 साल से आप सत्ता में हैं, आपने डिलीवर क्या किया है? 25 लाख दिए हमने, अयोध्या में चलाए या बनारस में चलाए, ये अच्छा लगता है, कोई भी उत्सव होता है तो उसको अच्छा लगता है। लेकिन सवाल उसका अपने आता है कि भाई हमको क्या, हमारे बच्चों का क्या, हमारे हेल्थ का क्या, एजुकेशन का क्या। तो जब वो इसके बारे में सोचता है तो वो फिर कुछ और डिसाइड करने के मूड में आ जाता है। अगर वो सोचना बंद करते हैं, इसी के लिए बटोगे तो कटोगे, कि वो ये ना सोचे कि 25 लाख दिए जल गए लेकिन हमको क्या। लेकिन जो फूलपुर है, इलाहाबाद एक मतलब एक बहुत लंबे अरसे से एजुकेशनल कैपिटल थी, उत्तर प्रदेश की एजुकेशनल कैपिटल थी, है ना। वहां पे लोग ये माना जाता था कि पीसीएस आईएएस जो है वहीं की यूनिवर्सिटी से निकलने वाले बच्चे बनते हैं, आमतौर पर ये धारणा थी। अब फूलपुर वहीं बगल का क्षेत्र है, तो वो लोग क्या ही कटो बटो में कितना विश्वास करते हैं? नहीं, अब अभी आपने इलाहाबाद का वो देखा होगा जो आंदोलन हुआ, और उस आंदोलन के बीच सरकार बैकफुट पे गई। उसने जो पीसीएस का एग्जाम होना था उसको उन्होंने चेंज किया, वो मांग को उन्होंने स्वीकार किया। तो इस समय जो नौजवान है, और उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा नौजवानों की आबादी है देश में, वो नौजवान चाहता है कि हम परीक्षा दें, पेपर ना आउट हो, हम लोगों को कुछ भर्ती हो। अभी जो आरओ का निकला है, आरओ में कितने
मंत्रियों के, कितने मुख्यमंत्री के, इन सब के रिश्तेदार वहां पर भरे हुए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री के भी, वो भी सब आ रहा है। तो बाकी और लोग क्या करेंगे? तो ये जो चिंता है लोगों की। और पूर्व मंत्री आयोग में याद आता है मुझे, जब 2017 में सरकार बनी थी तो अनिल यादव एक चेयरमैन थे ना, उनको लेकर तो महाविवाद था। पूरे जो गठन था आयोग का, उसमें इस प्रकार लोग बड़े थे जिनमें बहुत ज्यादा मतलब इधर की जो भर्तियां हुई थी उसमें एक समाज विशेष की तमाम लोग पीसीए से भर्ती हुए थे, इसको लेकर बहुत विवाद हुआ था। अब ताजा स्थिति इस चुनाव में नहीं, वो भी एक्चुअली कह रहा है कि समाजवादी पार्टी ने उस पर कभी रिएक्ट नहीं किया। उस समय जो डेटा दिया गया था, और उसमें आज तक का भी पत्रकार, बहुत सारे पत्रकार, बड़े बड़े पत्रकार थे, नाम अखिलेश यादव को एक पत्रकार से लड़ रहे थे, बड़ी प्रश्न ऑनलाइन ऑन एयर हो रही थी, लड़ रहे थे, यही सवाल कर दिया था। और वो उतने एसडीएम नहीं चुने गए थे, मैं नाम लेकर के बोल रहा हूँ, उतने यादव एसडीएम नहीं चुने गए थे जितने कहे जा रहे थे। ये गलती अखिलेश यादव की, अखिलेश यादव ने एफआईआर दर्ज नहीं कराया, तो वो नैरेटिव काम कर गया, फिर उसको यादव आयोग लिखा गया। लेकिन अभी आप देख लीजिए कौन सी भर्तियां हो रही हैं, उसमें मैं आपको एक एक विश्वविद्यालय का बता सकता हूँ, जो भर्तियों के कितने ठाकुर हो रहे हैं, कितने अपर कास्ट हो रहे हैं, उसमें ओबीसी कितने हैं, आप देख लीजिए, वहां आपको मिलेगा ही नहीं। तो इल्जाम अभी है, आरोप अभी भी है, लेकिन वो नैरेटिव काम नहीं कर पा रहा। जैसे उस समय उसमें पूरी मीडिया उसी तरह का चला रही थी नैरेटिव, लेकिन अब क्या है ना कि अब एक आध जगह आपको मिलेगा कि पूरा ठाकुर बात चल रहा है, या चुपचाप, हमने बहुत सारे पत्रकारों से बात की, वो कहते हैं हाँ ये हो रहा है, लेकिन नहीं कह पा रहे। तो इस बात को जब विपक्ष का नेता जाकर के बोलता है, अभी फूलपुर में बात कर रहे थे लोग, फूलपुर में आपने बताया कि अखिलेश के पीलिए वहां पे मतलब भाजपा के अगेंस्ट पल्लवी जोशी भी है, जो कि सुनील पटेल की बेटी है, जबकि उनकी बड़ी बेटी भाजपा के साथ है, अनुप्रिया पटेल। तो पल्लवी कितना, जो पल्लवी ने पिछले चुनाव में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को हराया था, वो इम्पैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? देखिए, पल्लवी पटेल ने केशव प्रसाद मौर्य को कैसे हराया था वो मुझसे बेहतर आप जानते होंगे। उन्होंने हराया था या कोई ताकत उनको हराने में काम कर रही थी, मदद कर रही थी? पल्लवी पटेल जब तक समाजवादी पार्टी में के साथ थे तब तक वो एक ताकतवर नेता दिख रहे थे। फूलपुर में आप ये कह सकते हैं हाँ कुर्मी वोटर ज्यादा है, तो पल्लवी पटेल हो सकता है बहुत प्रभावशाली है। लेकिन चूंकि अखिलेश यादव ने पिछली लोकसभा चुनाव में भी जिस तरह से पटेलों को टिकट दी है, सबसे ज्यादा पटेल ही चुन करके आए हैं, तो एक दौर था जब पटेल नाराज होता था यादवों से, आज वो चीज नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अब जो पटेल है वो रिएक्ट कर रहा है बीजेपी के खिलाफ। बहुत सारा पटेल है जो बीजेपी के साथ है, जो खास करके थोड़ा सा हिंदुत्व माइंडेड है, वो है भी वो, लेकिन जो सोशल जस्टिस के साथ है वो पटेल केवल टारगेट बीजेपी को कर रहा है। तो उसके लिए पल्लवी पटेल महत्वपूर्ण नहीं है, उसके लिए सोनेलाल पटेल महत्वपूर्ण नहीं है। वो जो अस्मिता की पॉलिटिक्स इस बीच में रही, अभी आप ओम प्रकाश राजभर को भी देखिएगा, ओम प्रकाश राजभर अब कोई राजभरों में बहुत कारगर नेता नहीं साबित होंगे। संजय निषाद भी जीरो हो गए, उनकी क्या हैसियत बची है? और इन्होंने अपना किया। इसकी वजह ये है कि पल्लवी पटेल, वो सोनेलाल पटेल आते हैं तो अनुप्रिया उधर चली जाएंगी, ये होंगी, फिर इनके पति को चाहिए, फिर उनके बेटे को चाहिए। ये जो प्रॉब्लम है ना, संजय निषाद का क्या है, हमारे बेटे को चाहिए, तो किसी निषाद को तो मिला नहीं। ओम प्रकाश राजभर भी बस, तो उनको अपने बेटे को राज्यसभा भेजना है, किसी को विधान परिषद भेजना है, तो ये सब इनक्रेडिबल हो गए। ओबीसी की जो छोटी राजनीति हो रही है, वो लोग जो राजनीति कर रहे हैं वो अपने परिवार को ही आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि पूरे समाज को। वो उन्होंने जाति के आधार पर ताकत जो तो जुटाई, लेकिन जो सत्ता की पावर है ना वो केवल अपने हाथ में रखी। आपने ट्रांसफर किया तो अपने बेटे को दिया, वो फिर समाज का कोई कार्यकर्ता नहीं ले रहा, तो इससे लोगों का मुंह भंग हो रहा है। तो ये जो टर्निंग पॉइंट है, वो टर्निंग पॉइंट फिर इस पे आ गया है कि हमें सत्ता और सरकार किसकी बनानी। अच्छा, फूलपुर से हम टर्न आउट होते हैं, वहां से फूलपुर से आते हैं कानपुर के सीसामऊ क्षेत्र में, जहाँ पे इरफान सोलंकी, जो कि उसके पहले उनके पिताजी, एक जिनकी बहुत अच्छी छवि हुआ करती थी, फिर इरफान सोलंकी वहाँ विधायक लगातार कई बार हो रहे हैं। अब की बार उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई और उनकी पत्नी नाजिम सोलंकी वहाँ चुनाव लड़ रही हैं। क्या लगता है, क्या फैक्टर वहाँ पे काम करेगा, जो कि वहाँ पे आबादी है ना, बिल्कुल बराबर की है, एम भी बराबर है, एच भी बराबर की हिस्सेदारी है, तो क्या सीन आ रही है? वहां पे जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो कोरी वोटर है।
बाकी वोटर्स के लिए, जैसे सोनकर वोटर वहाँ अच्छा खासा है, तो वहाँ रागिनी सोनकर भी गई थी सपा की तरफ से, और बीजेपी ने भी किसी दलित वोटर वहाँ पे हाँ, दलित वोटर बहुत महत्वपूर्ण है। और जाटो मतदाता वो बीएसपी के साथ है, या वो डिसाइड करेगा तो दूसरी तरह से वोट करेगा। वहाँ एक विधानसभा पूरी है जो मेरी जानकारी है जहाँ पे कोरी की बड़ी तादाद है, और वो अभी बीच में है कि वो बीजेपी में भी जा सकता है और सपा में भी जा सकता है, वो जिधर जाएगा। बट अरुणा कोरी एक समाजवादी पार्टी थी, मंत्री भी रही हैं, अब वो समाजवादी पार्टी में इनएक्टिव है। इंजीनियर साहब, ये जो भाजपा महायुति अस्पताल बना रही है वो कब तक पूरा होगा? जल्द ही पूरा होगा और इससे सारे गांव को फायदा होगा। आता चालणार नहीं, आता चालणार नहीं। ये आ गए चालणार नहीं वाले। अरे तुम तो महाराष्ट्र में कुछ भी नहीं चलने दोगे। भाजपा महायुति की वजह से होने वाली प्रगति देखी नहीं जाती। अब तुम्हारा नहीं चलेगा। इन लोगों ने ही लगाई है वाट। अब सिर्फ भाजपा महायुति का साथ। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा? आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है LIC एजेंट बनो? अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। अब भी मजा आएगा ना वीडियो। पेट दफा, रोग दफा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों पता? अरे पेट सफा और रोग दफा एक ही जगह। हाँ, वो शिवपाल के साथ भी रही, फिर वो अलग हो गई, और अरुणा कोरी की भी कोई हैसियत वहां बची नहीं है। पिछले चुनाव में शायद 2,500 वोट उनको मिला था। कोई बीजेपी का बड़ा नेता अगर आता है, या समाजवादी पार्टी में तो कोई नेता है नहीं उस जाति का, बीजेपी में तो थोड़ा सा है, जैसे ब्रजलाल भी शायद कोरी जाति से आते हैं, तो वो फैक्टर है। क्योंकि एक विधानसभा पूरी वो कोरी बाहुल है, और जो मेरी जानकारी है कि वही वोटर निर्णायक है वहां पे। लेकिन अभी जो उसका झुकाव है, वो झुकाव इरफान सोलंकी की तरफ है। इसलिए मुझे लगता है भाई इरफान सोलंकी पे तो इन लोगों ने साबित करने की कोशिश की है, भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की है कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। अभी मैं पिछले दिनों कानपुर में मैं पब्लिक शो किया था, वहाँ पे तमाम लोग आरोप लगा रहे थे कि पिछले 7 साल से इन्होंने कोई काम ही नहीं किया, एक पत्थर इरफान सोलंकी का विकास के नाम पर नहीं लगा। लेकिन मेरा सवाल ये भी था कि पत्थर लगाना ही विकास का द्योतक नहीं है, विकास होना जरूरी है, न कि पत्थर लगना। ठीक है, ऐसे तमाम मुद्दे उठाए गए कि इरफान सोलंकी, लेकिन जो इरफान सोलंकी पे आरोप लगने के बाद उनका जो विधानसभा सदस्यता समाप्त की गई, तो उसका जो मतलब होता क्या कि जब कोई आदमी पीड़ित होता है तो संवेदनाएं उसकी पत्नी, उसके परिवार के साथ जाती है, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है, तो कितनी संवेदनाएं जनता की, वोटर की उनके साथ होंगी, ये देखने की बात होगी। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट अगर बात करूं तो ये जो फैक्टर है, ये फैक्टर अब बहुत डाइल्यूट हो चुका है कि किसी के फादर एक्सपायर हो गए तो वो आ गए, तो वो पूरा, मैं जिस डेमोक्रेसी को देख रहा हूँ आज, जिसको नरेंद्र मोदी ने मत डाला है पूरे तरीके से, वो पूरा कांशीराम के फॉर्मूले को उठाया RSS ने, टोटल पॉलिटिक्स इस समय जाति पर हो रही है। सारी चीजें एक तरफ, जाति की पॉलिटिक्स एक तरफ, कौन सी जाति किसके साथ जा रही है, सिंपैथी बिल्कुल मायने नहीं रख रही है कि वो जेल चले गए या वो सदस्यता उनकी समाप्त कर दी गई, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ रहा। अब कोई राहुल गांधी की कद का नेता हो तो मैं नहीं कह सकता, वहां तो हो सकती है, लेकिन इरफान सोलंकी तो इनके साथ ये फैक्टर नहीं है। जो फैक्टर सीधा है वो है कास्ट का, कि कौन सी कास्ट किधर जा रही है, कौन किसको साध पा रहा है, बस। और जिन लोगों को ये लगता है कई बार कि मैं चूंकि सोशल साइंस को भी पढ़ता हूँ, पॉलिटिक्स को भी देख रहा हूँ, जिन लोगों को लगता है ना कि साहब ये जातिवाद की पॉलिटिक्स हो रही है, जो ज़्यादा राजनीति की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा उसको नेता की ज़रूरत है। हम हो, आप हो, और अगर कोई बात आएगी तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम थाने में बात कर लेंगे, हम कचहरी में बात कर लेंगे। लेकिन जो गरीब आदमी है, जो मुसार है, खरबार है, खटीक है, धोबी है, नाई है, तो जो जितना गरीब है, वो अगर कांस्टेबल भी फोन करेगा तो वो परेशान हो जाता है। फिर वो फोन करता है अपने नेता को। नेता जहां बैठा है, नेता मान लीजिए बीजेपी में, नरेंद्र मोदी की सफलता का जो राज है वो कोई हिंदुत्व नहीं है,
मैं नहीं मानता, दुनिया वाली मानती हो। मेन कारण है मोदी जी ने जो सोशल इंजीनियरिंग की, उन्होंने एक नैरेटिव पेश किया था डेवलपमेंट का कि गुजरात मॉडल को लेकर के वो आगे बढ़े थे 2014 में, 2019 में गुजरात मॉडल ही न काम करता रहा और अब की बार भी ना ऑलमोस्ट उसी के इर्द गिर्द घूमते रहे। लेकिन जो वोट कम, उनके जो सीटें कम हुई उसमें तमाम अलग अलग राज्यों के लिए जिम्मेदारी सौंप दी गई, तुम्हारे कारण में हमारी सीटें कम हुई। ठीक है, ये अलग उनके पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स है, उसमें हमें मतलब नहीं। लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि अब की जो चुनाव है, इस चुनाव में जैसे कि बात कर रहे हैं सीसामऊ की, तो इरफान सोलंकी की बात कर रहे थे। इरफान सोलंकी पे तमाम आरोप प्रत्यारोप, जेल में है, उनकी पत्नी मतलब चुनाव लड़ रही हैं। तो वहीं पे उनके अगेंस्ट एक लड़ रहे हैं सुरेश अवस्थी जी भारतीय जनता पार्टी से, और एक शुक्ला जी हैं जो लड़ रहे हैं बसपा से, है ना। 2 ब्राह्मण हैं जो उनके अगेंस्ट है और इनकी मुस्लिम कैंडिडेट। तो क्या लगेगा कि मुस्लिम ब्राह्मण वोट काटेगा एक दूसरे का? नहीं, ब्राह्मण वोट बीजेपी को ही जाएगा। बीएसपी के जो कैंडिडेट हैं वो जाटो वोट पाएंगे। वो जो कमिटमेंट कांशीराम जी के समय का है, तो वो जाटो वोटों की संख्या बहुत कम है, बहुत कम है। लेकिन ब्राह्मण वोट नहीं है। एक तो पहले वो आइडियोलॉजिकली बीजेपी के साथ है। कानपुर में जैसे सोनकर है और या तो वाल्मीकि, ये बीजेपी का मजबूत वोट है, ये बीजेपी का मजबूत वोट है। लेकिन ओबीसी खिसका है बीजेपी के लोकसभा चुनाव में, और अब जो आप डिक्लाइन देख रहे हैं वो मोस्टली ओबीसी वोट का। अब देखिए, जैसे अगर पल्लवी जोशी का घर है, मूलतः पल्लवी जोशी अनुप्रिया पटेल का घर वो भी इसी विधानसभा क्षेत्र में आता है। वो आरनगर में रहती है, आरनगर क्षेत्र जो है मतलब इन्हीं का है। तो आरनगर का उसका पावती बावला रोड पे रहती है लोग, तो उनका भी जो कुर्मी वोट है, जो हमने ओबीसी वाली बात कर रहे हैं, ओबीसी वाली, वो कुर्मी वोट कहीं ना कहीं तो इम्पैक्ट मारेगा। अब किसके फेवर में मारेगा ये तो उस दिन पता चलेगा 20 तारीख को क्या होगा। हाँ, डेफिनेटली। लेकिन अभी जो मैं देख रहा हूं, अभी कुर्मी वोट का रुझान ज्यादा, वो करीब 60-40 है। मैं ये भी नहीं है कि बीजेपी में बिल्कुल नहीं है, लेकिन 60% वो सपा के साथ है, 40% बीजेपी के पास है। इतना तो हो गया है पिछले इस पीडीए की वजह से। ये जो पीडीए शुरू किया, पीडीए इम्पैक्ट कर रहा है। हाँ, इम्पैक्ट कर रहा है। और ये केवल स्लोगन नहीं। कांग्रेस ने इनका साथ छोड़ दिया उत्तर प्रदेश में, ठीक है, तो इससे क्या मैसेज गया होगा? अब इस चुनाव में तो नहीं, कोई चुनाव से नहीं, अगले चुनाव में असर कर सकता है। जैसे कांग्रेस के होने से मुस्लिम वोट एक तरफा जा सकता था, थोड़ा स्ट्रांग होता, या दलित वोट थोड़ा जा सकता था। बात है कि जो राहुल का जो मेहनत है, राहुल गांधी की उस मेहनत ने मुसलमानों को इन छोटे दलों से अलग करके अपने से जोड़ा। हाँ, और दलित भी कुछ जुड़ा है, दलित भी जुड़ा है। लेकिन राहुल गांधी के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो जो जाति की पॉलिटिक्स है इस समय, जिसको मोदी जी ने किया है, उसको नहीं पकड़ पा रहे हैं। लीडरशिप आप नहीं दे रहे हैं। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? 2 काम कर रहे हैं। एक तो वो नैरेटिव की बात कर रहे हैं, एजेंडा ला रहे हैं, प्लस वो आपके सम्मान की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ जैसे जो कमजोर है, चाहे मुस्लिम हो या दलित हो, ओबीसी हो, उसके लिए 3 वो रास्ते हैं। पहला है सम्मान का मुद्दा, फिर है एजेंडा, तीसरा है लीडरशिप। राहुल गांधी का लीडरशिप नहीं। भारतीय जनता पार्टी का बड़ा कार्यकर्ता है, यहाँ तक कि बहुत बड़ी संख्या में विधायक वही कहते हैं हमें सम्मान नहीं मिल रहा है, हम बन गए विधायक, कुछ सम्मान नहीं। तो कहा कौन सा सम्मान की बात कर रहे हैं? ये चीज राहुल गांधी ने तो की, लेकिन वो है वहां। महत्वपूर्ण बात यह है कि वो वहां है। और बीजेपी क्या करती है कि वो एक सेकंड लाइन भी तैयार करती है। ये जाएंगे, दूसरा आएगा कोई, उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में तो दलित मुस्लिम लीडरशिप ही नहीं है, ओबीसी लीडरशिप नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या है? राष्ट्रीय अध्यक्ष को छोड़ दीजिए, वो वहां छोड़ दीजिए, उसका असर उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है। भाई यहाँ कौन है? यहाँ अजय राय बिहार से होते थे, जगजीवन राम, तो उनका असर पूरी कंट्री में होता था। वो एक देखिए, एक तो जो खड़गे साहब हैं वो कर्नाटक से हैं, साउथ से हैं। जो मैंने कहा कि जाति का जो खेल है, खड़गे जी की जाति क्या है ये नहीं पता किसी को, वो केवल दलित हैं ये मालूम है। तो एक तो सब कंफ्यूज हैं। दूसरा, खड़गे साहब को कांग्रेस उतना लेकर के नहीं आई। लोकल लीडरशिप आपकी क्या है? अजय राय हैं, और वो जो प्रभारी हैं वो पांडे जी हैं।
तो यहाँ पे लोग जुड़ना भी चाहते हैं, लेकिन आप वो लीडरशिप किसी को दे ही नहीं रहे हैं। तो आप बात करेंगे सम्मान की, वहाँ आप वहाँ भागीदारी की बात करेंगे। अब डॉक्टर साहब मैं चलता हूँ यहाँ से, मतलब हमने पूर्वांचल की एक सीट ली, एक मध्य प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश की यानी सीतापुर की सीट ली। अब चलते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में। पश्चिम उत्तर मीरापुर के क्या लगता है? मीरापुर में जो चुनाव हो रहा है वो मतलब जाट बेल्ट से जुड़ी हुई है, जाट भी हैं, मुसलमान भी हैं, दलित भी हैं, वो सब मीरापुर जो सीट है वो क्या लगता है? देखिए, मीरापुर में भी मुझे यही परिस्थितियां लगती हैं। वो मुस्लिम तो आपको पता है कि एक तरफा वो समाजवादी पार्टी के साथ जा रहा है। जाट में जो अभी नाराजगी हुई, और जयंत चौधरी से भी, जाटो भी है, हाँ जाटो भी है, तो जयंत चौधरी से नाराजगी जाटों की हुई, क्योंकि हरियाणा में एंटी जाट पॉलिटिक्स की बीजेपी ने। तो अभी जाटों का एक आंदोलन शुरू हो रहा है, उसमें क्या वो जाटलैंड की मांग कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप हरियाणा जाएंगे तो हमारे खिलाफ बात करेंगे, यहाँ आएंगे तो प्रो जाट बात करेंगे, तो ये नहीं चलेगा। आपने जाट महिला पहलवानों के साथ किया, तो वो इशू है। तो अब जयंत चौधरी भी नहीं साध पा रहे हैं, तो इस वजह से, और योगी के साथ थोड़ा दूसरी परिस्थितियां हैं। अब यहाँ तो चूंकि सर्वे सर्वा योगी है, तो योगी के साथ अच्छा, आपकी बार एक ही मतलब जान रहे हो कि केंद्रीय इकाई ने भाजपा की उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन में सब कुछ जेडीयू छोड़ दिया, इसके पीछे मोटिव क्या था? इसके पीछे जो चल रहा है पॉलिटिकल गॉसिप, वो ये है कि बाबा जी की विदाई तय है दिसंबर में। अगर 7 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीत ली तो बाबा जी वापस जा रहे हैं मठ, ये तय है। अमित शाह की निगाहें पूरे तरीके से बनी हुई है। मोदी जी तो एक बार बैलेंस कर सकते हैं, वो केंद्रीय नेता यहाँ पे नहीं आ रहे हैं चुनाव, बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। वो इंतजार में है कि कब 6 से 7 सीटें ये हारे, और वो परिस्थितियां लगभग बन रही। जैसे पश्चिम की आप बात करें थे, मीरपुर की, जाटो जो वोट है, अखिलेश ने इस बार एक और काम किया है, गाजियाबाद से जाटो प्रत्याशी दिया है सामान्य सीट पर, जो उन्होंने अयोध्या में खेला था। अवधेश प्रसाद को यहाँ पर टिकट दिया था, जनरल सीट पर उन्होंने एक पासी को उतार दिया था। तो वो गाजियाबाद वाला फैक्टर यहाँ भी काम कर रहा है, मीरपुर में भी। इवन गाजियाबाद की सीट पहली बार मुझे लगता है कि बीजेपी हारने जा रही है। अच्छा? लंबे समय के बाद हाँ। गाजियाबाद सीट हारने जा रही है। एक चीज होगा कि भगवान राम की नगरी अयोध्या, वहां तो जो सीट थे ना, वहां पे चुनाव नहीं हो रहा है, इसके बगल में कुंदरकी में अम्बेडकर नगर में चुनाव हो रहा है। राम का प्रसाद, राम भगवान का कितना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को कुंदरकी मिलेगा? देखिए, राम मंदिर का प्रभाव तो हम लोगों ने लोकसभा चुनाव में देख लिया कि वो लोकसभा सीट भी बीजेपी हार गई। राम के प्रति लोगों की आस्था है, लेकिन लोगों ने ये अब देख लिया है कि राम के नाम पर आप व्यापार कितना कर रहे हैं। वहां पे जितने भी बने हैं होटल्स और दुकानें, वो ठेका किसके पास है? साइकिल स्टैंड का ठेका भी गुजराती के पास है। अभी काशी विश्वनाथ मंदिर में जो सब प्रसाद जहां से बन रहा बिक रहा है, उसका ठेका भी गुजराती एक पूंजीपति के पास है। तो उत्तर प्रदेश को तो मोदी जी ने उपनिवेश बना लिया है गुजरात का। और राम जो वहां राम का क्या गमन पथ जो बना था, उसकी सड़क टूट गई। सबसे बड़ा इशू कि वहां के लोगों की जमीनें जो ली, मुआवजा कितना दिया आपने, तो वो एक गुस्सा है, जो गुस्सा है। अंबेडकर नगर तो पुराना कांशीराम का वो रहा है गढ़, तो बीएसपी का गढ़ है, और वहां से कई बड़े लीडर हैं जो अब समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। तो वो एक प्रभाव है, और मुझे लग रहा है कि इस पूरे चुनाव में, उपचुनाव में समाजवादी पार्टी कहीं हमें 21 दिखाई पड़ रही है, अगर प्रशासन खेल नहीं करता है। चूंकि दिल्ली भी चाहता है कि जो सिस्टम इतना ट्रांसपेरेंट है, मतलब बहुत आसान नहीं हो सकता है कि प्रशासन बहुत कुछ कर पाए। नहीं, कर तो जाता है, कर तो जाता है। लोकसभा चुनाव में ही 3-4 सीटें ऐसी थी जहां पे सर्टिफिकेट किसी और को दिया गया है ना। तो रात जब शाम ढल जाएगी तो उसके बाद कुछ हो सकता है, जहां पर मार्जिन कम है। हाँ, जहां पर मार्जिन 10,000 का है वहां नहीं कर सकते, ये बात सही है। लेकिन जहां मार्जिन 1000-2000 का, 500 का है, वहां बहुत आसान है। अब हम चलते हैं यादव बेल्ट पे, यानी कि इटावा से सटी हुई मैनपुरी एटा की सीट है, करहल मैनपुरी, है ना? ठीक है। अब करहल में मुलायम परिवार का बंदा चुनाव लड़ रहा है, ठीक? जो सीट पहले भी इनके हाथ में थी, फिर
क्या लगता है? नहीं, करहल में तो कोई डाउट है ही नहीं, ये तो बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि वो सीट हमारी है ही नहीं, तो हम फाइट भी नहीं कर रहे हैं। ये तो हरियाणा में बीजेपी मान चुकी थी, हम हार गए, वो जीत गए भाई साहब। नहीं नहीं नहीं, जी, हरियाणा में 100% लोग चिल्ला रहे थे। नहीं माने थे। हरियाणा में मोदी जी ने जब 2 दिन पहले प्रचार छोड़ दिया तो वो एक स्ट्रेटजी थी, और जो जमीन पे लोग थे उसमें से 1-2 लोगों ने मुझे बताया था कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी जीत नहीं रही है। अच्छा, जब आप बाहर से देखते हैं, थोड़ा दूर से देखते हैं, तो जो 22 में लग रहा था ना कि अखिलेश यादव कितना बरकर है और भैया तुम्हारे नाम जवानी कुर्बान जो चल रहा था, तो उससे लग रहा था समाजवादी पार्टी जीत रही है। वैसे ही वहां पर कांग्रेस के साथ हुआ, और उसका जो रिएक्शन हुआ, हरियाणा में जो उनकी जो क्या नाम करके जो पदाधिकारी है, महिला के नाम करके, अरे वो जो नाराज हो गई थी। अच्छा, हाँ, वो किरण चौधरी दूसरी, ये आपके जो दलित लीडर हैं, तो उनकी नाराजगी में काफी इम्पैक्ट डाला है। उनकी नाराजगी ने भी डाला है, और एक और उसमें प्रभाव पड़ा था, वो जो आया नहीं यहाँ तक। कुमारी शैलजा ने इसका वर्गीकरण का विरोध किया था, जो सुप्रीम कोर्ट ने उपवर्गीकरण किया ना एससी में, उसका विरोध किया। हरियाणा में जाटव वोट है, उसके अलावा भी कई जातियां, जैसे अपने उत्तर प्रदेश में कोरी है, धोबी है, आपका पासी है, सोनकर है, वाल्मीकि है, और इधर जाइएगा तो और वैसे ही हरियाणा में भी है। तो एक तो कुमारी शैलजा से नाराजगी उन जातियों की हो गई थी, फिर क्या हुआ कि कुमारी शैलजा को नाराज कर दिया तो जाटव भी नाराज हो गया, तो वो दोनों से हाथ धो गए। ये प्रॉब्लम हो गई। तो वहां जो बिल्कुल जमीन पे था उसने कहा था कि नहीं, कांग्रेस नहीं जीत रही। मतलब करहल में कटहल की सब्जी जो है सब समाजवादी पार्टी का है। हाँ, नहीं, वहां तो डाउट नहीं है, वहां तो प्रशासन भी नहीं कर पाएगा। करहल में तो अंतर काफी रहेगा, बहुत जो हम माइनर है वहां प्रशासन कुछ कर सकता है, इसलिए करहल पे तो डाउट नहीं है। तो ओवरऑल जो 9 सीटें हैं, 9 सीटों में आपका क्या सिनेरियो लगता है मोटे तौर पे? 9 सीटों में मुझे लगता है कि 6 सीटें समाजवादी पार्टी को जा रही है। 6 सीट सॉलिड आज की तारीख में। मतलब अगर कल क्या होगा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ज्यादा मेहनत नहीं की तो एक संकट पैदा हो सकता है भाजपा की। नहीं, मेहनत तो वो कर रहे हैं, 5 सीटें थी इनकी, मेहनत बहुत कर रहे हैं वो। एक ही विधान, मैं तो शीशा में हो गया, काम जगह पर गया, तो लोग कह रहे थे कि इसको तो ऐसा मान लिया गया कि एक विधानसभा क्षेत्र में 10 मंत्री पड़े हुए हैं, और भाजपा के संघ के सबके नेता एक बूथ पड़े हुए हैं। लेकिन उनसे जरा पूछिएगा आप, कई बार ये होता है ना कि एक मुहावरा है, हालांकि वो जाति का नाम है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि ज्यादा मल्लाह नाव डुबो देते हैं, है ना। अभी ये कानपुर शीशम वाली सीट पर 1-2 लीडर्स हैं जो बीजेपी में अभी ज्वाइन किए हैं। जब उनसे पूछा गया थोड़ा साइड में कि वोट कहाँ करवाएंगे, तो उन्होंने कहा कि वोट दूसरी तरफ जाएगा। जो आपने कहा था ना कि बीजेपी में जो नेता है वो भी कह रहे हैं सम्मान हमको नहीं मिल रहा है, तो वो इस मूड में बैठे हैं ना कि ये हार जाए। आप मैं बताऊं कि एक जमाना था, चाहे चौधरी चरण सिंह का हो चाहे किसी का हो, एक जमाना ये हुआ करता था कि कलेक्टर को प्रमुख सचिव के आदेश से अगर जनप्रतिनिधि आए तो खड़े हो जाए। आज बड़े बड़े मंत्रियों के यहाँ, बड़े बड़े मंत्रियों के चैम्बर में प्रमुख सचिव या एसीएस लेवल के अफसर नहीं आते, वो 2nd-3rd लाइन भेजते हैं ताकि मंत्री बात कर लो। ये डिफरेंस है आज के सिस्टम में और पुराने सिस्टम में। तो अब विधायकों की क्या स्थिति होगी जब मंत्री नहीं सुन रहे? यही कारण था कि अभी 4 साल पहले 200 से ज्यादा विधायक, 250 विधायक बैल में जाके अधिकारी धरना दिए थे। अब वो क्या विधायकों का वो गुस्सा, वो नाराजगी इस बाई इलेक्शन में काम आएगी नहीं आएगी? वो चल रहा है, खेल तो चल ही रहा है। वो नाराजगी जो है वो वोट में के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं, उनको आदेश मिला है, वो वहां पड़े हुए हैं, लेकिन दिल से नहीं वो काम कर रहे हैं। और वो चाहते हैं कि बाबा जी न रहे, सच्चाई तो ये है। ऊपर से भी उनको इशारा मिला हुआ है। पिछले आप 3 महीने का अगर थोड़ा सा देखें काउंटडाउन जो यूपी में हुआ है, जुडिशरी के फैसले आप देखिए, टोटल बाबा के खिलाफ गए, चाहे वो मदरसा वाला मामला हो या बुलडोजर वाला मामला हो। ये फैसले अचानक नहीं हुए, बट फैसले पॉलिटिकल नहीं सकते, फैसले तो कानून के हिसाब से। देखिए आज की तारीख में कानून खुद कह रहा है कि मैं समाधान के लिए भगवान के सामने खड़ा था, तो अब तो ये बातें करना बेमानी हो गई है कि साहब, जैसे कल उद्धव ठाकरे ने कमेंट किया ना सीजीआई, पूर्व सीजीआई पर, कि अगर वो कानून के लेक्चरर होते तो वो बहुत अच्छे व्याख्याता होते, बजाय इसके कि वो जज बने।
तो अब जज का ये हाल है तो मैं कैसे मान लूं कि कैसे हो रहा। और टाइमिंग आप देख लीजिए, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो 8-10 साल से पड़े हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अचानक बुलडोजर पर आ जाना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये कानून सम्मत नहीं हुआ है, लेकिन उस पर सुनवाई होना, उस पर फैसला आना, मदरसा वाले मुद्दे पर फैसला आना, ये जो टाइमिंग है वो टाइमिंग कुछ कह रही है। भाई हम लोग तो टाइमिंग और ये सब के हिसाब से ही विश्लेषण करते हैं, वो टाइमिंग ये कह रही है कि पिछले 3 महीने से बाबा का काउंटडाउन चालू है और इस चुनाव में 6 सीटें 7 सीटें अगर बीजेपी हार गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का लगातार दावा है, बाबा का जो मेहनत है जो अद्भुत हुए, और भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं का दावा है कि वो 9 में से 8 सीटें निश्चित से जीत रहे हैं, ऐसा उनका दावा है। नहीं, दावा तो अखिलेश यादव का 9 में से 9 सीटें जीतने का होगा, लेकिन हम लोग दावे पर नहीं जाते। मुझे नहीं लगता है कि ये परिस्थिति, उत्तर प्रदेश अंदर से बहुत बदल चुका है। अखिलेश यादव कोई ब्लेंडर ना करें, जैसे कई बार वो कर जाते हैं, उनकी आदत में है। तो मुझे जैसे मैं मानता हूं कि 24 के इलेक्शन का ब्लेंडर बीजेपी ने किया था, संविधान को बदलने की बात कह के, वरना 240 पे नहीं रोकते वो। तो अब जो परिस्थितियां हैं, खैर योगी जी ने कोई भी उस तरह की गलती नहीं की है, लेकिन अखिलेश ने भी नहीं की है। अखिलेश बराबर पीडीए की बात कर रहे हैं। ये जो नैरेटिव है, ये नैरेटिव अखिलेश के पक्ष में जाते हुए दिख रहा है और लोग बदलाव चाह रहे हैं। अखिलेश के करने से बहुत कुछ नहीं हो रहा। मैं नहीं मानूं कि अखिलेश की मेहनत की वजह से। अब देखिए, ये बहुत बताएगा, उनके पास समय भी हो रहा है ना, लेकिन आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि किस तरीके से पीडीए फाइट कर रही है और कहां कहां भारतीय जनता पार्टी की गलती हो रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी वहां सुधार कर ले तो वो सफलता हासिल करती है, और वहीं पे अगर अखिलेश मेहनत कर ले तो सफलता। परस्पर लड़ाई है, बराबर की है, टक्कर की है, कौन जीतेगा ये तो 20 तारीख बताएगी। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू।